तो नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका इस मंच पर स्वागत है। दोस्तों, ये आज हमारे देश के बहुत ही बड़े दो कर्णधार नेताओं का जन्मदिन है। एक है महात्मा गांधी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष किया। यूँ कहें कि 30-40 साल तक वो लगातार आंदोलित रहे। और एक हैं लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री, जो 1965 की लड़ाई में के समय देश के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, ये दोनों, जहाँ महात्मा गांधी ने हमको अहिंसा, सत्याग्रह और अपरिग्रह से समस्याओं का हल करना सुझाया, वो रास्ता दिखाया जिस पे हम चल करके और इस देश को महान देश बना सकें, वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका को की परवाह न करते हुए, उनकी धमकी की परवाह न करते हुए आत्मसम्मान से जीना सिखाया, स्वाभिमान से जीना सिखाया। उन्होंने, उस समय हमारी हालत बहुत खराब थी। 1965 के आसपास, 60, 62, 65 में हमारे पास खाने को अनाज भी नहीं था। और दरअसल अनाज कोई जादू की छड़ी से तो उगता नहीं है। जब अंग्रेज गए तो उन्होंने हमारी खेती को इतनी तहस-नहस कर दी थी, मतलब खेती में नील की खेती करवाते थे, वो अनाज की खेती नहीं करने देते थे। और पानी की कमी थी सब तरफ। तो 65 में जब अमेरिका ने ये कहा कि हम मतलब आप जो है पाकिस्तान से युद्ध मत करो और नहीं तो हम आपको जो है अनाज नहीं भेजेंगे, तब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हमें तुम्हारे अनाज की ज़रूरत नहीं है, हम जो है एक दिन भूखे रहेंगे, कम खाएंगे, लेकिन तुम्हारा अनाज नहीं लेंगे। और उन्होंने देश को आह्वान किया कि देश के सारे लोगों को कि मंडे, मतलब सोमवार शाम को जो है सब लोग व्रत रखें। और बाकायदा लोगों ने व्रत रखना शुरू किया और वो खाने की जो समस्या थी उसको हल की। आज तो हम, उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई और हम आज आत्मनिर्भर हैं अनाज के मामले में तो कम से कम भी, और निर्यात कर रहे हैं, ना कि आत्मनिर्भर हैं, पर हम अनाज निर्यात भी कर रहे हैं। तो ऐसे महान सपूत जो है इस देश के, उनका आज जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ईमानदार आदमी थे। बहुत सारे किस्से हैं उनके जो सुनाए जा सकते हैं और सुनते हैं कई बार उनका ये भी सुनते हैं कि वो बहुत ही मितव्ययी थे, पैसा खर्च नहीं करते थे बिल्कुल, अपने ऊपर तो बिल्कुल नहीं करते थे। एक बार की बात है, वो यूपी के अंदर होम मिनिस्टर थे और कोई मीटिंग होने वाली थी या पता नहीं, लेकिन उनके जो कॉलर फट गए थे, उनके कुर्ते के कॉलर। तो उन्होंने अपने कुर्ते निकाल के और अपने एडीसी जो उनका सेक्रेटरी था उसको दिया कि यार ये इनको ठीक करा लाओ। अब वो हैरान परेशान कि गृह मंत्री जी और कुर्ते जो है, मतलब फटे कुर्तों को रिपेयर कराने की बात कर रहे हैं, नए क्यों नहीं खरीद लेते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये अभी चलेंगे। तो उनको ठीक करा करके पहने। मतलब कितना, एक आदमी जो है गृह मंत्री आज तो हमारे ऐसे ऐसे नेता हैं प्रधानमंत्री कि दिन में 5-5, 7-7 ड्रेस पहनते हैं, और वो भी बहुत ही ब्रांडेड, बिल्कुल बहुत महंगी ड्रेस हैं। और कहते हैं कि वो एक बार जिस ड्रेस को पहन लेते हैं उसको दूसरी दोबारा ही नहीं पहनते। पता नहीं ये मैं कितना सत्य है कितना झूठ है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात तो सच ही है कि
5-5, 6-6 बार जो है एक दिन में वो ड्रेसें बदलते हैं। तो एक प्रधानमंत्री तो वो थे, एक प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, जो अपने आवश्यकताओं में भी इस तरह की कटौती करते थे कि वो देश पर भारी न पड़े। उनके दांत टूट गए थे सारे, और वो जो है मतलब आलू की सब्जी में रोटी चूर-चूर के खाते थे। अब वो उनको कहा भाई आप दांत बंधवा लो, तो वो बोले नहीं नहीं ये तो बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, और मैं तो इसी से ठीक है, मेरा चल रहा है काम। तो कहने का मतलब ये है कि वो आदमी देश के बारे में कितना सोचता था, देश के लिए अपनी जान देता था, लेकिन अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करता था। तो एक बार उनकी एक एग्जीबिशन में गए, उनकी पत्नी भी साथ थी, दोनों जने एक उनकी पत्नी ने किसी एक साड़ी, हैंडलूम की एग्जीबिशन थी, हैंडलूम और खादी की। एक साड़ी को जो है उन्होंने हाथ लगाया, देखा और कहा, पूछ लिया कि ये कितने की होगी? तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, और वो जब गेट से निकलने लगे तो वो साड़ी पैक करके उनके सामने रख दी, मतलब उनको गिफ्ट देने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि नहीं नहीं ये तो हम नहीं ले सकते, गिफ्ट विफ्ट तो हम नहीं ले सकते, कितने की है ये? तो बोले 2500। वो 2500 रुपये बहुत होते थे उस ज़माने में। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, इतनी महंगी साड़ी मेरी पत्नी थोड़ी पहन सकती है। उन्होंने वो न साड़ी खरीदी न गिफ्ट मिली, वहीं छोड़ दी। तो ये एक कैरेक्टर था। इसी तरह से एक बार कहते हैं कि उनके जो बड़े लड़के थे, उनको वो जो प्रधानमंत्री बने तो उनको नौकरी ऑफर हो गई 2500 रुपये महीने की। 2500 रुपये महीना उस समय बहुत होता था, तो ज़्यादा भी हो पता नहीं। तो उन्होंने मतलब ज्वाइन करने के पहले पिताजी से पूछा, तो पिताजी ने कहा नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम तो प्रधानमंत्री के बेटे हो, इसलिए तुम्हारी अकल थोड़ी है, तुम्हारे में इतना वो, तुम इतने विद्वान नहीं हो कि तुमको इतनी बड़ी सैलरी पे कोई आदमी नौकरी पे रखेगा। तुम चूंकि प्रधानमंत्री के बेटे हो, इसलिए तुमको ये ऑफर की जा रही है। तो उन्होंने उसको मना कर दिया, मतलब उसको नहीं एक्सेप्ट करने दिया। तो बहुत सारे किस्से हैं ऐसे लाल बहादुर शास्त्री के। तो उनकी एक बार उनके हाइट्स के बारे में भी जो है किसी ने मजाक किया, कोई मतलब अयूब और मतलब ये पाकिस्तान के जो जनरल थे उन्होंने, और एक और उनके साथ कोई थे, तो दोनों ने उन्होंने कहा यार आप इनके हाइट से तो बहुत छोटे लगते हो। उन्होंने कहा हाँ इसीलिए मेरा सर ऊपर करके रहता हूँ हमेशा, मतलब इनको देखना है तो मेरे को सर ऊंचा करना पड़ता है, तो मैं सर ऊंचा करके रहता हूँ इनके सामने। तो ऐसे कई किस्से हैं। खैर, मैं आज थोड़ी बात हम महात्मा गांधी की भी करेंगे, और महात्मा गांधी आज जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में महात्मा गांधी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज जिस तरह का हिंसा का तांडव हो रहा है पूरे देश में, कहीं गाजा को देख लो आप, उधर अपने यूक्रेन को देख लो आप, यूक्रेन और रशिया के जो युद्ध चल रहा है, और इधर गाजा में भी अमेरिका और इजराइल मिलकर के जिस तरह से उसको फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं, और यहाँ तक कि वो भोजन तक नहीं देने रहे, मतलब भोजन के लिए लाइन लगती है उस पर गोलियां चला देते हैं, और दोनों तरफ से नाकेबंदी कर रखी है कि उसमें कोई ट्रक जो राहत सामग्री है वो तक भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो ऐसे समय में वहाँ पर भी मतलब एक गांधी की नितांत जरूरत है, क्योंकि अहिंसा से ही ये लड़ाइयाँ खत्म हो सकती हैं। इसी तरह से हमारे हिंदुस्तान में आज मणिपुर जिस तरह से जल रहा है, मणिपुर में एक गांधी की जरूरत है। जैसे नोआखाली में गांधी जाकर के और उस हिंसा को खत्म करवाई, उसी तरह से आज एक गांधी की जरूरत है जो मणिपुर में जाकर के मणिपुर की हिंसा को खत्म करवाए। उसी तरह की एक गांधी हमारे सामने है लद्दाख के अंदर, जो बिल्कुल गांधी के पद चिन्हों पर चल करके अपने मांगे मनवाने के लिए
आंदोलन कर रहा है। सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े साइंटिस्ट कहना चाहिए उनको, साइंटिस्ट हैं वो, पर्यावरणविद हैं और कई ग्लेशियर और इनके ऊपर काम करते हैं और कई फॉर्मूले हैं उन्होंने जो मतलब आइडियाज डेवलप किए हैं जिनको बेच रहे हैं वो विदेश में और उससे पैसा मिल रहा है। और वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं आपको पता है? वो एक स्कूल चलाते हैं बच्चों के लिए और बच्चों के लिए स्कूल में वो पैसा जो है सारा बच्चों के स्कूल में लगाते हैं। और स्कूल कैसा है पता है आपको? स्कूल जो है वो नहीं है कि फर्स्ट क्लास और मेरिट में जो बच्चे आएंगे फर्स्ट डिवीजन आएंगे, या फर्स्ट डिवीजन क्या मतलब 99% और 100% और 98% मार्क का ज़माना है आजकल। तो वो जो बच्चे आते हैं कि 98% है उनको एडमिशन दे दो, तो वो एडमिशन की गारंटी नहीं है उनकी। मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, जबकि जो फेल हो जाएगा, जो फेल हो जाते हैं बच्चे, उनकी गारंटी है, उनको उस स्कूल में पढ़ाया जाता है और उस स्कूल में मतलब बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। और उन्होंने ये जिम्मा लिया है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो पढ़ने में सक्षम नहीं है या जिनके पास सुविधाएं नहीं है पढ़ने के लिए, बड़े स्कूलों को अटेंड करने के लिए, उन बच्चों को वो वहाँ एडमिशन देते हैं और फिर उनको उनकी ग्रूमिंग करते हैं और उनको सक्षम बनाते हैं और लोगों के साथ कंपटीशन में खड़ा करते हैं। तो ये उनका जो बड़ा नोबल काम है। इसको उन्होंने अभी लद्दाख में जब ये जम्मू कश्मीर में जब 370 धारा 370 हटी, मतलब अनुच्छेद 370 हटाया गया संविधान का, तो उन्होंने उसका बहुत वेलकम किया कि ये बहुत अच्छा हुआ। अब हमारी हम जो कश्मीर के गुलाम थे वो गुलामी हमारी ख़त्म हुई। उनको लगता था, मतलब कश्मीर लद्दाखियों को, सभी को, उन्हीं को नहीं, लद्दाख के सारे लोगों को ये लगता था कि कश्मीर हमारे पर एक तरह से कॉलोनी के रूप में व्यवहार कर रहा है, न हमारा बजट पूरा देता है, न हमारा विकास हो रहा है, न हम कुछ काम कर पा रहे हैं, न हमारे काम में हमारी भागीदारी है। इस तरह का उनका एक सोच था। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को जब ये हटी, अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो उनको लगा कि अब तो हम आज़ाद हो गए, अब हमारे काम में हमारी सहभागिता होगी, हम अपने हिसाब से अपन जैसा चाहते हैं वैसा विकास कर पाएंगे। और ये सारी बातें सोच करके उन्होंने उसका वेलकम किया। लेकिन थोड़े ही समय में, साल भर में मान लो, उनको पता लग गया कि ये तो और ज़्यादा हम कुएं से निकल करके खाई में गिर गए। और हुआ ये कि उनके ऊपर मतलब अब दिल्ली का सीधा राज हो गया। यूटी बना दी तो उनको कोई वो नहीं दी, मतलब यूटी बनाने के बाद उनको कोई विधानसभा नहीं दी, उनको कोई अधिकार नहीं दिए कि वो अपनी सरकार चुन सके, वो अपनी सरकार चला सके, वो अपने फैसले खुद कर सके। ये कोई उनके पास कोई इस तरह का कोई अधिकार उनको नहीं दिया। अब सीधा दिल्ली की केंद्र सरकार जो तय करेगी वो ही वहाँ पर लागू होगा। और केंद्र सरकार और भाजपा ने वहाँ चुनाव करवाए थे। 2024 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था हम, या वो 6th शेड्यूल का मतलब ये है कि उसमें जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके ऊपर ये 6th शेड्यूल लागू होता है। उनकी ज़मीन, जल जंगल ज़मीन और उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए ये 6th शेड्यूल लागू करते हैं। कई जगह 5th शेड्यूल भी है, कई जगह धारा 370 जिसको हटा दी उन्होंने, अनुच्छेद 370, ऐसे 371, 72, 73, 74 ऐसे भी कई धाराएं हैं। और फिर वो FDEFGHI पता नहीं कहाँ तक जाती है। वो अलग अलग इस क्षेत्र में, अलग अलग इस प्रोविंस में, अलग अलग स्टेट में उनका प्रावधान है। और वो इसी तरह से है कि भाई वहाँ पर आदिवासियों के, जैसे राजस्थान में 5th शेड्यूल लागू है,
तो राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में वो 5th शेड्यूल जो है, इसका मतलब ये है कि आदिवासियों की ज़मीन कोई दूसरा नहीं खरीद सकता है, और उनसे अवाप्त करेंगे तो भी वहाँ की ग्राम सभा से परमिशन लेनी पड़ेगी, और इस तरह के कई उसमें प्रोविजंस हैं। तो वही लद्दाख के जो 97% आदिवासी रहते हैं वहाँ पर, वो लोग ये मांग रहे थे कि हमें लद्दाख में 2 ही ज़िले हैं, एक कारगिल और एक ये लेह लेह और कारगिल। लेह में अपेक्स बॉडी है, लेह अपेक्स बॉडी, और कारगिल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ऐसा कुछ है वो। तो इन दोनों ने मिलकर ये तय किया कि हमको 6 शेड्यूल चाहिए, या तो हमें 370 वापस लागू करो, और हमारे को जो प्रोविज़न 300, मतलब उनका कहना ये है, और उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हमें मतलब 6 शेड्यूल चाहिए या 370 वापस लागू करो, हमें हमारी ज़मीन का, हमारे अधिकारों का, हमारे जल का, हमारे जंगल का प्रोटेक्शन चाहिए, और ये इनके बिना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो मिनरल्स हैं और जो ज़मीनें हैं, और उसकी लूट हो रही है एक तरह से। वहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स लगने वाले हैं, और वो सब कॉरपोरेट्स आकर के लगाएंगे, उसमें वहाँ के लोगों की कोई भागीदारी नहीं होगी, वहाँ के लोगों को कोई रोज़गार नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ के लोगों ने ये किया। तो मैं मतलब ये सारी बातें कहने का मतलब ये है कि सोनम वांगचुक उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे महात्मा गांधी ने आज़ादी के आंदोलन में किया था, और उन्हीं नीतियों को अपना रहे हैं। सत्याग्रह, अहिंसा, अनशन और पद यात्रा, ये ही मार्ग जो है गांधी ने बताया था, और गांधी के मार्ग को ही वांगचुक फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनकी आज भी कोई सुन नहीं रहा है। गांधी तो बहुत बड़े वो थे, उनका कैनवास बहुत बड़ा था, उनको मतलब पूरे विश्व में कई जगह उनके स्मारक बने हुए हैं, कई मूर्तियां लगी हुई है, कई पार्क के नाम है उनके नाम से, कई रोड के नाम है उनके नाम से। इस तरह से लगभग 200 देशों में 170 देशों के करीब उनका जो है कहीं न कहीं कोई न कोई स्मारक बना हुआ है। तो इतना बड़ा गांधी, और हम लोग जो है यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ गांधी को बहुत कम आंका जाता है, और उन पे कई तरह के आरोप भी मढ़े जाते हैं। सबसे बड़ा आरोप तो उनके ऊपर यही है कि वो बंटवारे के दोषी हैं, देश का बंटवारा उन्होंने ही करवाया। लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों, उन्होंने देश का बंटवारा नहीं करवाया, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के, मतलब सरकार से, उस समय की सरकार जो थी, ब्रिटेन सरकार, उनसे जो समझौता किया वो कांग्रेस के लोगों ने किया, और गांधी कांग्रेस के मेंबर नहीं थे उस समय। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने बंटवारा किया या महात्मा गांधी ने बंटवारा करवा दिया, तो उन लोगों ने, हमारा सवाल ये है कि उन लोगों ने, मतलब खास तौर से आरएसएस वालों ने या हिंदू महासभा के लोगों ने, भाई बंटवारा रोकने के लिए क्या प्रयास किए कि बंटवारा न हो। तो उसके लिए सावरकर ने या मुखर्जी ने क्या प्रयास किए, हम ये जानना चाहते हैं कि आज के दिन 2 अक्टूबर के दिन हम ये देश ये जानना चाहता है कि आरएसएस के, चूंकि आज आरएसएस के भी 100 साल पूरे हो रहे हैं, और आज जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया उसमें जो झूठ बातें रखी कि आरएसएस ने जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, तो एक भी ऐसा इंस्टेंस बताए, एक भी, कि जहाँ पे आरएसएस ने अंग्रेजों से लड़ते हुए देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ने की बात कही हो।
अलबत्ता उसके विपरीत अंग्रेजों को समर्थन करने की बात बार-बार जो है दस्तावेज़ों में मिलती है। यहाँ तक कि सावरकर जो इनका बहुत बड़ा आइडियोलॉग है, वो भी अ, अब ये बड़ा सवाल है कि सावरकर जी जो है पेंशन लेते थे यूके सरकार से, वो किस बात की पेंशन लेते थे? वो कोई उनके मुलाजिम तो थे नहीं। और पेंशन भी उस समय एक कलेक्टर जो सैलरी मिलती थी, उससे भी ज़्यादा पेंशन मिलती थी उनको। और वो कोई उनके मुलाजिम नहीं थे। जब वो मुलाजिम नहीं थे तो किस बात की पेंशन देते थे उनको? ये बड़ा सवाल है। लोग इस बात को नकार देते हैं, जानते हुए भी नकार देते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है। मतलब वो उसको बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो 5-6 बार माफ़ी मांग करके जेल से निकले। और फिर टू नेशन थ्योरी की जो उन्होंने अवधारणा पेश की, एक लेख लिख करके फिर किताब भी लिखी उस पे। और उसी उसी टू नेशन थ्योरी को लेकर के जिन्ना और ये मिल करके इन्होंने देश का बंटवारा करवाया। इसको छुपाने के लिए वो कांग्रेस और महात्मा गांधी पर ये आरोप लगा देते हैं कि उन्होंने बंटवारा करवाया, जबकि ये सच नहीं है। तो दोस्तों, महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा है। और उनको सुभाष बोस बोस ने ही सबसे पहले राष्ट्रपिता की पदवी दी थी। और जो टैगोर थे, अपने रविन्द्रनाथ टैगोर, वो उन्होंने उनको महात्मा कहा था सबसे पहले। महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले टैगोर थे, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। ये बातें छुपाई जाती है क्योंकि गांधी का इससे कद बढ़ता है और उनकी जो झूठ है वो पकड़ी जाती है। इसलिए आज के दिन हम ये देखें कि बातें जो हो, चाहे वो आरएसएस करे या बीजेपी करे या कोई नेता करे, तथ्यों के आधार पर उसको प्रूव करें, न कि केवल गप्पों के आधार पर उन चीज़ों को फैलाने का काम करें। आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो गंद फैलाई जा रही है पूरे देश के अंदर, उसको रोकना चाहिए। और हमें इस बात पे भी ऐतराज़ है कि महात्मा गांधी को इस सरकार ने केवल सफाई अभियान के साथ जोड़ करके उसकी लगा दिया है। ये केवल गांधी का केवल तो सफाई अभियान के व्यक्ति नहीं थे, वो देश को कैसा बनाना है उसके व्यक्ति थे। आज नरेंद्र मोदी साहब रोज आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर तो करते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर कैसे होगा जब आप चीन से आयात करेंगे, रशिया से आयात करेंगे और कहीं से आयात करेंगे, सब चीज़ें आयातित ला करके हम कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, और ऑन द कॉन्ट्ररी महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात कही थी, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामों में ही जो है उत्पादन हो। उन्होंने चरखा को एक सिंबल बनाया था, और उससे उन्होंने ये कहा कि भाई गाँव में अगर ये होगा, उत्पादन होगा, तो हमारा देश पूरा मजबूत बनेगा और हम विकसित भारत बन पाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो खैर उन्होंने मतलब बहुत पहले जो है शायद 1908 में वो जो हिंद स्वराज किताब लिखी, उसका आज भी वो बहुत प्रासंगिक है। अगर आज भी नरेंद्र मोदी और भाजपा और बाकी सारे लोग उसको अपनाने की बात करें तो देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। तो मैं इसी पॉइंट पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया लेकिन ज़रूरी भी था। तो आज हम दोनों महान पुरुषों को जिंदाबाद कहते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं, नमन करते हैं, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी
हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।